नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। बिहार और हरियाणा इस वक्त दो ऐसे राज्य हैं जहां सियासी बाजीगरी खूब देखी जा रही है। हरियाणा में चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है जम्मू कश्मीर के लिए भी। बिहार में अगले साल के आखिर में चुनाव हैं, लेकिन हरियाणा में जो खदबदाहट है, सियासी हलचल है, कमोबेश वैसे ही बिहार में भी देखी जा रही है। जेडीयू के बड़े नेता एक दूसरे को लेकर के तलवारें ताने हुए हैं, सामने भी और कुछ पर्दे के पीछे भी। और पीके पीके एक अलग तरह की ताकत के तौर पर बिहार में लगातार मजबूत उभरते चले जा रहे हैं और उन्होंने वहाँ के पूरे समीकरण को एक तरीके से त्रिकोणीय कर दिया है। हरियाणा में राहुल गांधी बड़ी बाजी खेल सकते हैं। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ा जाए और इस दांव में वो यह भी नहीं चाहते हैं कि बाजी केजरीवाल के हाथ में रहे। वो चाहते हैं कि कमान उनके पास रहे, यानी कांग्रेस के पास रहे। आम आदमी पार्टी का जो भी समर्थन है वो कांग्रेस के साथ चलता रहे। आम आदमी पार्टी को वो अपने मुताबिक सीटें दे पाएं और आम आदमी को उस पर राजी कर पाएं। अब हरियाणा और बिहार, इन दोनों राज्यों के सियासी खेल में पहले हम बिहार का रुख कर लेते हैं। जेडीयू में जो अंदर खाने चल रहा है वो वैसे आपको सतह पर नजर नहीं आता है, लेकिन बयानों से बहुत कुछ साफ होता है। और जो घटनाएं होती हैं वो इस्तीफे की हों या किसी को नियुक्त करने की हों या एक बड़ा जो मोर्चा आपकी पार्टी का है, मंच आपकी पार्टी का है, उसको बड़े से छोटा करना हो सदस्यों की संख्या के लिहाज से। यह सारी जो बातें हैं, इन बातों को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत कुछ दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ आपको नजर आता है। नीतीश कुमार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी, पहले बात उनकी करते हैं। जहानाबाद में उन्होंने एक बयान दिया था, ये बयान आपको पता भी होगा, और वह बोलते बोलते यहां आ गए कि भूमिहार जो हैं उन्होंने साथ नहीं दिया और भूमिहारों को हम जानते हैं। ये किसी जाति पर ऐसी टिप्पणी थी जो जेडीयू के भीतर बहुत बड़ी हलचल पैदा कर गई और नीतीश कुमार को इससे अपने आप को किनारे करना बहुत ज़रूरी लगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार को आगे करके और अशोक चौधरी के ऊपर कुछ बड़े सवाल खड़ा करवाए। मसलन कि कटिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान जिम्मेदारी आपकी थी, तो आप कितनी बार कटिहार गए? पार्टी को लेकर के आप गंभीर हैं और पार्टी के हित में आप काम करने का दावा करते हैं, तो फिर वहाँ हित आपने क्यों नहीं साधा? और जहानाबाद में जो कुछ भी कह रहे हैं ये सरासर गलत है। पार्टी की नीति रीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू में अशोक चौधरी के खिलाफ जो आवाज उठी तो ये संकेत मिलने लगा था अशोक चौधरी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहे। नीतीश कुमार ऐसे राजनेता हैं जो समय और शब्द इन दोनों को बहुत हद तक साध कर चलते हैं। पिछले कुछ मामले छोड़ दें तो कभी कभार लोगों ने कहा कि उनके ऊपर उम्र का असर हो चला है, इसलिए जुबान कभी कभार बेलगाम हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उन्होंने अपने फैसले जो भी किए और जो भी कहा जिस समय पर किया, वह सिर्फ यही साबित करता है कि नीतीश कुमार शब्द, समय, इन दोनों को अपने साथ साध करके चलते हैं। साइलेंट राजनेता माने जाते हैं और माहिर हैं। अगर माहिर नहीं होते तो 2005 से लेकर के 2024-20 साल होने को आ गए हैं। अगले साल वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर 10 महीने आप जीतन राम मांझी के छोड़ दें तो सीटें चाहे उनकी कम हो या अधिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार ने गुपचुप तरीके से अपना मिशन मोड ऑन कर रखा है। जो जातिगत जनगणना का मामला है वहां उनका स्टैंड विपक्ष यानी कि आरजेडी के साथ कदम ताल कर रहा है।
वहाँ उनकी ताकत है और चाहते हैं कि वो मोर्चा जो है उस मोर्चे को हाईजैक आरजेडी नहीं करे, इसलिए वहाँ उनकी रजामंदी रहती है और वहाँ वो अपने आप को मजबूत रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यानी कि सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को भी एक्टिव किए रहते हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव के मुस्लिम यादव समीकरण को बहुत लंबे समय से कुर्मी कुशवाहा समीकरण से साध रखा है और कुर्मी कुशवाहा समीकरण जैसे बीजेपी की एंट्री हुई, बीजेपी मजबूत होती चली गई, तो उनका जो अपना सोशल इंजीनियरिंग था अति दलित, अति पिछड़ा और मुसलमानों में पसमंदा का, जिसके जरिए उन्होंने अपना एक बड़ा जनाधार बनाया था, उसमें घुसपैठ हुई और उनकी सीटों की संख्या भी कम हुई। लेकिन बिहार की राजनीति में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपरिहार्य रहे। ये नीतीश कुमार की ताकत और खूबी है। और अपनी पार्टी के भीतर जब कभी भी लगता है कि नहीं, कुछ नेताओं को किनारे रखना, कुछ नेताओं को सेंटर में लाना जरूरी है, तो इसके मुताबिक वो फेरबदल करते रहते हैं, लेकिन कहीं भी वो आप सामने आकर के बोलते, देखते, निर्णय लेते हुए नजर नहीं आएंगे। कार्यकारिणी की बैठकों की बात अलग है, लेकिन अंदर खाने के खेल में वो अपने प्यादे रखते हैं। और लगभग 20 साल से अगर बिहार में हैं तो उसका कारण है ये नीतीश कुमार का पावर बैलेंस है। बीजेपी और जेडीयू, आरजेडी, इन दोनों के साथ उन्होंने इस तरीके से अपनी सत्ता को साधा है कि आपको छोड़ करके इनके साथ, इनको छोड़ करके इनके साथ उनका संतुलन बना रहता है, कुर्सी उनके पास रहती है। और नीतीश कुमार इसके बाद भी बहुत सारे सवालों में, संदेहों में, विवादों में नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है। ऐसे में पार्टी के भीतर किस तरीके से वो अपने अनुकूल स्थितियों को रखें, यह बात भी वो बखूबी जानते हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ समीकरण आज की तारीख में क्या है, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन इससे बड़ी बात है कि गठबंधन में चाहे कोई भी दल हो, जो प्रभाव है वो नीतीश कुमार का बना रहा है। अब जिस बात की चर्चा मैं कर रहा हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भीतर क्या चल रहा है, राजीव रंजन को प्रवक्ता बनाया गया, केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता से हटाया गया, जो अभी पार्टी कार्यकारिणी है उसका साइज छोटा किया गया, उसमें अशोक चौधरी के लोगों और ललन सिंह के लोगों को हटाया गया। संजय झा जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस संगठन के भीतर अपनी जगह अपने अनुकूल स्थितियों को करने की खातिर बनाई है, तो कुछ है। और ये सभी लोग नीतीश कुमार के करीबी हैं, ललन सिंह भी, अशोक चौधरी भी, संजय झा भी। लेकिन फिलहाल उन्होंने गाड़ी की स्टीयरिंग संजय झा को दे रखी है, इसलिए धीरे धीरे ललन सिंह और अशोक चौधरी इन दोनों को दरकिनार किया जाता हुआ साफ महसूस करेंगे और उन दोनों को भी यह महसूस हो रहा होगा। लेकिन जुबान कोई नहीं खोलता है और पार्टी के भीतर अगर पर्देदारी है तो उसका एक ही कारण है, नीतीश कुमार। अशोक चौधरी को सुनिए आप। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां बुनियाद का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो बुनियाद लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा बुनियाद का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी का वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार बुनियाद पे जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, ये कैसे बात चलेगा। राजनीति थोड़ी होती है, राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। बिहार की राजनीति को लेकर के आरजेडी को शायद परेशानी है या तेजस्वी यादव को कुछ है जो तनाव दे रहा है। वो बहुत जल्दी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। अभी 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक यात्रा पर निकल रहे हैं।
इस यात्रा पर बाकायदा ताकीद की गई है कि कोई भी आदमी ना हरी पगड़ी पहनेगा, ना हरा गमछा लेगा, ना हरी टोपी पहनेगा। हरे रंग से अपने आप को आपको दूर करना है। कोई रोड शो नहीं, कोई रैली नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। यानी कि आरजेडी का जो बेसिक कैरेक्टर रहा है, हो हल्ला हंगामे का, हुड़दंग का, उस नेचर कैरेक्टर से अपने आप को बाहर या दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यह जो लगातार वो लोगों के बीच में जाने या पार्टी दफ्तर पर बैठ करके रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कारण ये माना जा रहा है कि जेडीयू जो वहाँ सत्ता में है, नीतीश कुमार की पार्टी, उसने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है आरजेडी के भीतर। और आरजेडी के बहुत सारे नेता टूट करके जा सकते हैं जेडीयू में। श्याम रजक जो आरजेडी के नेता थे, हाल ही में वो जेडीयू में गए थे। अब इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नीरज कुमार हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। संजय कुमार हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वहाँ से। और प्रियंका भारती हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। नीरज भाई, ये जो उड़ती उड़ती चीज़ें चल रही हैं राजनीति में, जब तक कुछ हो नहीं जाता है तब तक यही कहा जाता है कि ऐसा कहा जा रहा है। और हर राजनेता जो है उससे अपने आप को काट करके ही रखता है। वो ये नहीं कहता है कि हाँ ऐसा होने जा रहा है कि मैं अब दूसरी पार्टी में सेंधमारी करने जा रहा हूँ या जेडीयू आरजेडी को कमज़ोर करने की फिराक में है। लेकिन कुछ है जो जेडीयू के भीतर है। ये हरे रंग से परहेज़, तेजस्वी यादव का पार्टी दफ्तर जल्दी उठ करके पहुँच जाना, ये थोड़ा सा असामान्य है आरजेडी के लिए। और जो खतरा है वो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। कि सबसे महत्वपूर्ण राणा जी यह सवाल है कि यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है कि गमछा पहनेंगे कि टोपी पहनेंगे कि लाठी लेंगे, यह अलग विषय है। लेकिन मूल सवाल यह है कि माननीय लालू प्रसाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सितंबर 2021 में उन्होंने कहा कि गमछा तुम्हारी पहचान है। तो गमछा से परहेज क्यों हो रहा है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, आप टोपी पहनिए, टोपी पहना दीजिए, सब अपने जगह पर सही है, लेकिन कोई ना कोई तो कारण है कि गमछा से परहेज क्यों। बिहार के भी आप रहने वाले हैं, तो बताइए, गमछा तो हमारे श्रमवीरों की पहचान है। गमछा से लोग अपना पसीना भी पोंछते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, गमछे का घर घर में इस्तेमाल होता है। तो गमछा पहचान है कि गमछा को छोड़ क्यों दिया। हमारी समझ से ये लालू प्रसाद जी के जो आभा मंडल है उससे निकलना चाहते हैं, निकलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह उठेगा ना कि परिवारवाद की राजनीति का आरोप आप पर है, अब उस कुनबे से आप बाहर निकलना चाहते हैं, यह कैसे संभव है। एक्शन, परसेप्शन और रिएक्शन, इन तीनों चीजों को राष्ट्रीय जनता दल ने झेला है। तो जब झेला है तो नए दौर में आप देखिए, पूरे कार्यक्रम को आप जब देखिएगा तो कार्यकर्ता आभार यात्रा इसका नाम। हाँ। इसमें कोई भी नेता नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आखिर सीनियर लीडर हैं, उदय नारायण चौधरी जी हैं, माननीय उत्तल बारी सिद्दीकी हैं, चाहे जो भी हैं, हम लोग की पार्टी में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कार्यक्रम होता है तो टीम बनता है। नहीं, टीम को नहीं जाना है, एकला चलो रे, कि हम हैं सक्सेसर तो हम डिसाइड करें। आते हैं नीरज जी। जी बोला। प्रियंका भारती, नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि दरअसल एक्शन, परसेप्शन, रिएक्शन, और बड़ी अच्छी बात है कि मैं जैसा बर्ताव करता हूँ मेरे बारे में एक राय बनती है और वो राय नतीजे के तौर पर मेरे पास आती है। ये एक साइकिल है। आप हरे रंग से, गमछा से, टोपी से, पगड़ी से ये परहेज क्यों करने लगे? वो प्रशांत किशोर जानबूझ के गमछा डालने लगे हैं। वो अपनी भोजपुरिया जो भोजपुरी वाली हिंदी है उन्होंने अपना ली है। और आरजेडी जो ज़मीन की पार्टी मानी जाती है वो कहते गमछा छोड़ो जी, टोपी छोड़ो जी, हरा रंग छोड़ो जी। ऐसा क्यों है? देखिए यशवंत जी, कहीं भी तेजस्वी जी ने ऐसा नहीं कहा कि टोपी छोड़ दो। उन्होंने कहा कि हरी टोपी लगाइए, पार्टी का बैज लगाइए, हरे रंग से परहेज की बात उन्होंने नहीं की है। तो मुझे लगता है कि ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन है। और रही टोपी की बात, तो अगर मैं आपको बड़े सीधे शब्दों में समझाऊं तो हमारा नारा भी लगता है जेएनयू में भी, नीली टोपी ऊंचा सर।
तो ये एक तरीके से खुद की आइडेंटिटी को असर्ट करने का तरीका है कि हाँ मैं शोषित तबके से हूँ, वंचित तबके से हूँ और मैं भी टोपी लगा रहा हूँ, लगा रही हूँ, ताकि मैं सभी के बराबर हूँ, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो भावना को और आगे ले जाने के लिए, और जैसा मुझे लगता है आप कह रहे थे कि लालू जी छवि से निकलना चाहते हैं, मुझे लगता है बेहद गलत आरोप है एक तरीके से, क्योंकि लालू जी की छवि हमेशा से एक ऐसे आदरणीय लीडर के तौर पर रही है जिनको गरीबों वंचितों का मसीहा कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप कहीं आर्टिकल भी उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े फिलोसोफर्स, नहीं राइटर्स नहीं, आपको फ्रांस मैं से लेके आपसे हर जगह एक मिल एक जाएंगे। सफाई तो चाहता आखिर हूं, क्यों या तेजस्वी जी मैं चाहेंगे कि मैं उस छवि से बाहर निकलूं? अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। क्या आरजेडी ने कार्यकर्ताओं की जो यात्रा होने जा रही है उसमें हरे रंग की पगड़ी टोपी से परहेज करने या नहीं पहनने नहीं रखने की बात नहीं कही है? जी, उन्होंने कहा है कि हरी टोपी लगाएं। और रही गमछे की बात, तो मुझे जहां तक लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि भाजपा के ही लोग जो गुंडई करते हैं, कई बार हरा गमछा बांध लेते हैं ताकि ये दिख सके कि ये राजद के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये निर्देश दिया गया है कि हरी टोपी लगाए, राजद की टोपी लगाए, इसलिए ताकि हम एक असर्शन की राजनीति कर पाए। सीधी सी बात है, और मुझे लगता है कि पार्टी का निर्णय इसी लाइन पे लिया गया। दो बातें मैं आपसे, नीरज जी भी हमारे साथ हैं, संजय हैं। प्रशांत किशोर बिहार में लगातार, चूंकि 2 साल तक उन्हें यात्रा की है, 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं और उनके निशाने पर अब ज़्यादा तेजस्वी यादव रह रहे हैं। तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई से लेकर के समाजवाद के बारे में उनकी बुनियादी जानकारी समझ, इन सब पर वो तंज कर रहे हैं और तीखा है ये। एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं आता हूँ कि बिहार की जो मौजूदा राजनीति है और साल भर बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ जेडीयू और आरजेडी के बीच में प्रशांत किशोर की जो अपनी पार्टी है, चाहे नाम उसका जो भी रखें, जन स्वराज रखें या कभी कभार कहते हैं कि जन स्वराज नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहाँ खड़ा होते हैं। लेकिन मैं प्रशांत किशोर को सुनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत तीखा तंज है। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है, वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो प्रशांत किशोर बिहार में जो पारंपरिक राजनीति रही है उससे हट करके अपनी राजनीति की ज़मीन खड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समझदार, पढ़े लिखे, विकास के सही मायने समझने वाले लोगों को आप चुनें। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप 50 रुपये लेकर के या मुर्गा भात खा करके वोट देंगे तो आपका विधायक 10,000 रुपये कमाएगा, सांसद 1 लाख रुपये कमाएगा, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की बुनियाद खुद ही रखी है, लोगों से कहते हैं। यानी कि करप्शन लेस सिस्टम तभी होगा जब लोग जात पात से बाहर आकर के और पैसे और मुर्गा भात की खातिर वोट नहीं देंगे, बल्कि वो सही कैंडिडेट को वोट देंगे। अब यह माहौल कितना उनके हक में तैयार होता है और बिहार की जनता उनके पक्ष में किस तरीके से खड़ा होती है, ये अभी दूर है, साल भर का मामला है। लेकिन नीरज जी, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, इन दोनों पर वो ताबड़तोड़ हमले करते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों जो पार्टियां रही हैं दरअसल बिहार को गर्त में ले जाने की जिम्मेदार रही हैं और बिहार को जहां होना चाहिए था, उसकी पहचान जैसी होनी चाहिए थी, उसकी हैसियत जैसी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ये पलायन का शिकार बिहार, ये अशिक्षा का शिकार बिहार, ये बेरोजगारी का शिकार बिहार, गांव का गांव अगर नौजवानों से खाली है तो उसका कारण नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हैं। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रशांत किशोर जी 2022 के बाद इनको ज्ञान हुआ, इसके पहले नहीं ज्ञान था। उनका तो दावा था कि 7 निश्चय की बुनियादी हमने रखा है, हम पॉलिसी मेकर है, ये परसेप्शन उन्होंने दिया था। और नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहते तो बताने की जरूरत नहीं। हम माननीय प्रशांत किशोर जी से यह जानना चाहते हैं कि आपने जो बयान दिया कि मुर्गा भात खा करके और ये करके,
अभी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने सम्मेलन का ऑडियो सुनाई है देश की जनता को। आप उनके राजनीतिक दल का अभी तक गठन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा उम्मीदवार को हम पैसा और रुपया देंगे। ये रुपया कौन दे रहा है आपको? कौन है फाइनेंसर आपका? जब एज ए पॉलिटिकल पार्टी कोई डोनेशन दे सकता है हमको, जिसका कि इलेक्शन कमीशन को आपको हिसाब देना है। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ये एश्योर कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कौन दे रहा है? तो ट्रांसपेरेंसी तो यह होना चाहिए था ना कि आप बोलते कि भाई हमको ये पैसा देगा, हम चुनाव में लोगों की मदद करेंगे। दूसरा, इलेक्शन मेरी समझ है, हो सकता है समझ गलत हो सही हो, इलेक्शन कमीशन स्पॉन्सर्ड इलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक मनी पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि चुनाव में धन बल का प्रयोग एक चुनौती हो गया है। अब बाहुबल नहीं है प्रयोग में, वह कोई चुनौती नहीं, कोई डरता नहीं है, लेकिन धन बल है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जब तक स्पॉन्सर्ड इलेक्शन नहीं होगा तो करप्शन कैसे आप कंट्रोल कर लीजिएगा? ये असंभव है करप्शन कंट्रोल करना। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने में ये पैसा कौन देता है और कहां से आता है? आप बताइए। लालू जी कन्विक्टेड हैं, उदाहरण के तौर पर आप बता रहे हैं। हम लोग भी पब्लिक सर्वेंट है और एक साधारण कर्मचारी भी ग्रुप बी का, वह भी है पब्लिक सर्वेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर वो करप्शन में पकड़ा गया तो उसका पेंशन ग्रेच्युटी सब जब्त हो जाएगा। और नेताजी अगर पकड़ा गए तो इनको पेंशन भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगा, अब बंगला भी मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट। ये दरअसल इस देश में नीरज जी, देश में राजनेताओं ने ही व्यवस्था खड़ा की है और राजनेता ही संसद में बैठते हैं जो यहाँ के लिए नियम कायदे तैयार करते हैं। इस सवाल पर प्रशांत जी नहीं बोलते हैं कुछ, यशवंत जी बोलना चाहिए ना। मैं उस पर आता हूं, लेकिन एक नीरज कुमार का जो सवाल है वो तो बहुत दूर आ रहा हूँ। प्रियंका, मैं आप ही बता रहा हूँ क्योंकि बयान मैंने प्रशांत का इसलिए सुनाया है राजवल्लभ ताकि यादव जी पर जरा बोल दीजिए तब बता देंगे। मुजफ्फरपुर कांड पर भी अरे नहीं बोलते हैं। राजवल्लभ यादव जी पर मूछ वाले अंकल कौन है? आज भी देश जानना चाहता है। आप ही की पार्टी में उनके ना, मूछ वाले अंकल कौन है? आज भी देश जानना चाहता है। हम तो बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी की, मुख्यमंत्री जी की भाषा महिलाओं को लेकर के कैसी है ये तो पूरी दुनिया देख चुकी है। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई जवाब आपके पास होगा नीरज जी। मैं बता रहा हूँ इसका कोई जवाब है? लेकिन किसी भी महिला को ये बोल देना कि तुमको हम बना दिए हैं, आप अपने घर की महिलाओं के लिए भी ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा ठीक है प्रियंका, अब नीरज जी को सुन, महिला के लिए भी ऐसा बोलिएगा, प्रियंका बोलिएगा। ठीक है, अब उनको सुन लेते हैं क्योंकि ये बहस आपने खींच लिया कहीं और, तो उनकी बात सुन लेते हैं। आपकी बात सुन लिया मैंने, मुख्यमंत्री जी की बातों से प्रशांत किशोर जी की बात, तो प्रशांत किशोर पांडे एक तरीके से बीजेपी के लॉन्च प्रोडक्ट है और वो आरएसएस के द्वारा डिलीवर किए गए हैं कि वो फिर से बिहार में किसी भी तरीके से अपने स्वजातीय को आगे करे। देश में 90 के बाद बिहार की राजनीति में कभी भी अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, पसमानदा ही होगा और कोई नहीं। हो गया ना आपकी बात कही हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से तो आप असहज महसूस करते हैं, करना चाहिए। आप नहीं करते हैं। रुकिए फिर भी क्यों बोल रही? आप नहीं करते हैं। प्रियंका सुन तो लीजिए, प्रियंका आप सुन लीजिए, नीरज जी को सुन लीजिए। जहानाबाद के माननीय सांसद सुरेंद्र यादव पर पोस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज है। क्या राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीदवार बनाना चाहिए था? क्या राजवल्लभ यादव पर जिस ढंग का घिनौना आरोप लगा था, क्या राष्ट्रीय जनता दल को उनके परिवार को टिकट देना चाहिए था? एक बेटी और बहन होने के नाते आप अपनी राय व्यक्त करिए, एक राजद के कार्यकर्ता के रूप में नहीं। ठीक है, मैं आपसे बस एक महिला होने के नाते ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस पार्टी में आप हैं, जिस पार्टी के नेता इस तरह की जाहिलियत वाली भाषा इस्तेमाल किए, वो भी सदन के नहीं, हम डिटेल हो रहे हैं। हम चर्चा बहुत, प्रियंका ये चर्चा बहुत पीछे जा रही है। बिहार में हो सकता है कि बिहार के चुनाव में इस बात को आप मुद्दा बनाए। मैं आता हूँ। एक दलित पासवानदा, एक दलित समाज से आने वाली रेखा पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हम तुमको बना दिए, ये एक तरह से सामंती भी है, जातिवादी भी है, महिला विरोधी भी है, पितृसत्तात्मक भी है, सेक्सिस्ट भी है।
मैं क्या क्या इसमें जोड़ूं? जिस 43 तरीके से बीघा मैं कभी नहीं बोल सकती किसी नहीं, भी महिला को सुनिए कि ना। मैंने तुमको अरे बना दिया। सुनिए ना। एक पुरुष अरे जब ये बात सुनिए। बोलता है ना तो उसके बोलते नहीं। भीतर प्रियंका, कितनी एक सत्ता छुपी एक होती है। मिनट आप रुक तो जाइए, आपने अपनी रफ्तार पकड़ रखी है, उनको बोलने तो दीजिए। सामाजिक न्याय का वो पुट है ना, जो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर लालू यादव को जमीन है पटना में, है कोई पिछड़ा वर्ग के पास? 368 जी। करोड़ की संपत्ति आज के डेट में लालू जी के नीरज पास जी, है पटना में। आपके हम आपसे नेता जो पूछना है ना, चाहते हैं। अरे हम नीरज पूछ जी, रहे हैं, जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी इस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी के आगे, इसीलिए हाँ। आप लोग बचे हुए हैं। आप लोग के लालू गले जी- पर भी उनका हाथ है, हमको लालू जी- मालूम है। तो इसीलिए लालू कभी जी- इधर कभी उधर, अरे इधर उधर प्रियंका पलटी जी, मारते हैं। तो लालू कारण जी यही है, लालू जी आप जाते हैं लोगों हाथ के जोड़ भी रहे गले हैं। पर ईडी सीबीआई का हाथ हमारे है। प्राण हमको छोड़िए, मालूम बुरा है हो आप गए अब। ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। हम चोरी किए आप हैं। ब्लैकमेल हो हमको रहे हैं मुक्त नीरज कर जी। दीजिए। कोई आपके लिए ब्लैकमेल कौन हमारी कर देगा? चिंता है, आपके प्रति हमारी चिंता है। कोई आपसे चिंता नहीं लेकर करिए। आपके नेता सबको अरे- ब्लैकमेल किया जा अरे- रहा है भाजपा के द्वारा। कोई नहीं ब्लैकमेल कर सकता है। नीतीश नहीं कुमार कर रहे नीतीश हैं कुमार को तो हथवा संपत्ति काहे है। जोड़ रहे हैं? ये पूछेंगे अगर हथवा लालू काहे जी जोड़ रहे हैं बताइए ना। लालू जी अरे तो ये हथवा जोड़ रहे हैं? जोड़ने कैसे से- ना ना ना, आप जोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री अरे- जी। कभी अरे नाखून CBI छू के कोर्ट देखते में- हैं, प्रियंका, लेकिन कभी हाथ- नतमस्तक हो हथवा जाते जोड़ हैं। देने से क्या है ये? आदमी- यही सुनना क्या चाहते है हैं। ये? आदमी नीचे आ जाता है, डर जाता है क्या? क्या है ये बताइए नीरज जी। अरे हम तो बताने को तैयार हैं। एक सीएम मैं- अपने ही उम्र, अरे- अपने इनफैक्ट मैं कहूंगी उन्हीं की उम्र क्या पीएम के आगे से माथा जोड़ेंगे, हाथ क्यों? जोड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर कहाँ तक की राजनीति में के आइडिया सामने है मुझे बताइए। लालू जी हाथ नहीं जोड़े हैं। तेजस्वी अरे यादव हाथ नहीं ऐसे जोड़े करके हैं। मथवा टेक देंगे? और कैसे माथा टेकिएगा? दाव का दंडवत किस तरह से बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर राजनीति रहे हैं? में आते आप हैं लोग- हम आते लोग कह रहे हैं हैं ना, प्रियंका, डरे ये हुए ये हैं। चर्चा जो है ना, आपके लिए चिंता हमारी है। प्रियंका मैं आता, नीरज जी, ये चर्चा थोड़ी कहीं और जा रही है, लेकिन दरअसल मैं आज की तारीख में बिहार की जो राजनीति है और चुनाव का जो परिवेश है, जो माहौल है, उसको समझने की कोशिश में हूं। मैं रितेश के पास चलना चाहता हूं, मेरे सहयोगी रितेश पटना से जुड़े हुए हैं। रितेश, खबर ये है कि जेडीयू आरजेडी के भीतर सेंधमारी करके आरजेडी के बहुत सारे नेताओं को तोड़ने की फिराक में है और तेजस्वी यादव इसको लेकर के बहुत परेशान हैं। यह जो कार्यकर्ताओं की यात्रा वो शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह भी वही है और दफ्तर वो बहुत सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, वह भी एक कारण माना जाता है। चल क्या रहा है? अब बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही चल रहा है। और देखिए कि जेडीयू के भी दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, नीरज कुमार जी, इधर आरजेडी से भी दिग्गज नेता हैं। आप सोचिए कि विधानसभा का मॉनसून सत्र था, छोटा सत्र था, 5 दिनों का सत्र था और 5 दिन में एक दिन भी तेजस्वी यादव जनता से जुड़े सरोकार के जो मुद्दे होते हैं उसे उठाने नहीं पहुंचे। और लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि जैसे हाइबरनेशन में चले गए हैं। लेकिन अचानक जिस तरह से बिहार में राजनीति काफी तेजी से बदल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्टिव होते जा रहे हैं, खुद वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जेडीयू जिस तरह से सिमट गई थी लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी जेडीयू को जो परिणाम मिला, 12 सीटें उसकी आई, उसने कहीं ना कहीं जेडीयू को बूस्टअप किया है। और खास तौर पर जिस एमवाई समीकरण को लेकर आरजेडी अब तक बिहार में सत्ता में रही या सत्ता के करीब रही, उसमें कहीं ना कहीं अब सेंधमारी उन्हें दिखने लगी है। और इसकी पहली शुरुआत हुई है श्याम रजक, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो देखिए कि किस तरीके से जेडीयू में वापस आ गए हैं। इससे कहीं ना कहीं भले ही जेडीयू माफ कीजिएगा आरजेडी के नेता ये कहें कि श्याम रजक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दलित और महादलितों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। वो जरूर सोच रहे हैं कि आखिर श्याम रजक ने पार्टी क्यों छोड़ी। और श्याम रजक ने पार्टी छोड़ने से ही पहले काफी गंभीर गंभीर बातें कही थी, तो जाहिर सी बात है कि अब इसका असर आरजेडी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं पर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो शहाबुद्दीन एक बड़े मुस्लिम नेता थे, उनकी जो पत्नी है उन्हें टिकट पार्टी की तरफ से नहीं दी गई। ना सिर्फ सिवान, ना सिर्फ सारण इलाके में, बल्कि सीमांचल में भी इसका असर देखने को मिला। और जो तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि इस बार उनकी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी और तकरीबन 20 से 25 सीटें वो जीत सकते हैं, 4 सीटों पर आकर आप सिमट गए। तब सिमटे जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का
मामला था। अब देखिए कि एक और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गमछा हिला हिलाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की अपील की, आखिर क्या कारण हुआ कि वही कहने लगे कि गमछा से परहेज करो, टोपी से परहेज करो? इसके पीछे की ठीक वजह है, वो वजह यह है कि जब भी वो सभाओं में जाते थे, उस सभा को हमने भी कवर किया था, जैसे ही तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करके जाते थे, कार्यकर्ता आपस में ही गुत्थम गुत्था हो जा रहे थे, भीड़ जा रहे थे, कुर्सियां फेंकी जा रही थी, कुर्सियां तोड़ी जा रही थी। कई बार तो स्थिति ये हुई थी कि स्टेज पर ही आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट तक करने की नौबत आ जाती थी। कुछ बातें तो ये तमाम चीजें, कुछ बातें आपके जरिए साफ हो रही हैं, तो एक तस्वीर आती हुई से दिखती है। संजय, इससे पहले कि मैं नीरज जी के पास और प्रियंका के पास जाऊं, दो चीजें हैं। बिहार की राजनीति में आरजेडी एक बड़ा दल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव जनाधार के नेता हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो आरजेडी का अपना नेचर कैरेक्टर रहा है, उसने और एमवाई समीकरण ने बहुत हद तक एक जकड़बंदी डाल के रखी हुई है और वो उसका दायरा बढ़ाने नहीं दे रहे। तेजस्वी यादव की शायद परेशानी ये है कि जो संस्कार, जो चरित्र आरजेडी का रहा है, जिसकी राय लोग लेकर के चलते हैं कि आरजेडी है तो ऐसी होगी, जैसे भी कह रहे हैं कि वो हर रैली के बाद से भगदड़ सी मच जाती है, और आरजेडी है तो ये मुस्लिम और यादव के बाहर जा नहीं सकती है। तो यह जो जातीय धार्मिक समीकरण है, उसके दायरे से बाहर जाने और एक जो पहचान रही है पार्टी की अलग तरह की, उससे उसको तोड़ करके एक नई पहचान खड़ा करने की बेचैनी तेजस्वी यादव में दिखती है। और चुनाव सामने हैं, यह जो आरजेडी के भीतर परेशानी है, या जेडीयू जिस तरीके से सक्रिय लगातार होता चला जा रहा है, प्रशांत किशोर भी अपनी ताकत लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। बिहार में अभी जो राजनीति जहां खड़ी है चुनावों से साल भर पहले, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक परसेप्शन का खेल तो होता ही है ना। गमछा तो बिहार की मौलिकता में है। हर बिहारी, वो गमछे का रंग हरा हो, गमछे का रंग पीला हो, गमछे का रंग नीला हो, गमछे का रंग लाल हो, गमछा तो यहाँ की मौलिकता में है। इस गमछे को बदल देने से परसेप्शन बदल जाएगा, या किसी का स्वभाव या जो संस्कार और चरित्र की बात आपने कही। लेकिन हाँ, एक पार्टी को अनुशासित करने की एक कोशिश तो जरूर है। उस गमछे को मुरेठा बांध करके, उस गमछे को लहरा करके जो एक वातावरण पैदा किया जाता था, जिसकी वजह से शायद पार्टी के अंदर में ये डिबेट हुआ कि इससे जो दूसरा वर्ग है उसके अंदर में पोलराइजेशन होता है, और उस पोलराइजेशन का घाटा या उसका जो ये होता है क्षति, वो पार्टी को झेलनी पड़ती है। शायद इसकी जगह पर उन्होंने टोपी की बात कर दी। हरा रंग रहेगा, लेकिन वो गमछे के रूप में नहीं रहेगा, टोपी के रूप में रहेगा। टोपी जो गांधी का प्रतीक है, टोपी जो शांति का प्रतीक है, टोपी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रतीक है, ये गमछे को किनारे कीजिए। तो गमछा के माध्यम से एक मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनकी पार्टी के अंदर में कुछ मंथन हुआ होगा, जिसको मैं समझ रहा हूँ। रह गई दूसरी बात, बिल्कुल अगर वो 32% वोट को भी जोड़ दिया जाए, जिसकी बात वो कर रहे हैं, तब भी वो परिणाम नहीं दे पाते हैं, तो लगता तो है ही ना कि अगर हम फलक का विस्तार नहीं करेंगे, हमारा फलक अगर वहीं तक सिमट करके रह जाएगा, तब भी हम परिणाम नहीं दे पाएंगे। इस वजह से क्यों न A to Z की बात की जाए, और A to Z की बात करती हुई दिखे। चूंकि एक जो मूल चीज है, शायद आरजेडी भी इससे सहमत होंगे, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, कि ईबीसी के बारे में कहा जाता है कि वो सीधे सीधे नीतीश कुमार जी का प्रभाव उनके ऊपर है। अगर वो ईबीसी वोटर नीतीश कुमार जी के साथ है, लवकुश समीकरण नीतीश कुमार जी के साथ है, जिसको फ्रैक्चर्ड करने की कोशिश इस लोकसभा चुनाव में की, और इसका लाभ भी आरजेडी को मिला। आरजेडी को लगता है कि हम माई समीकरण से बाहर निकले, और एक बड़े फलक पर जो ईबीसी वोटर हैं, जो दलित वोटर हैं, जो लवकुश समाज है, उसको अगर हम अपने साथ जोड़ने में कामयाब नहीं हुए, तो शायद हम बेहतर परिणाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो बड़ी पार्टी के रूप में पिछले चुनाव में हुआ है, वो आए मुद्दों के आधार पर, उन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे, एक नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया, और उस नैरेटिव लोगों को कनेक्ट किया। शायद फिर वो समझ रहे हैं कि एक जो क्षति होती है हमारी, वो हमारे कार्यकर्ताओं के उग्र स्वभाव की वजह से। नीरज जी,
ये जो मौजूदा स्थितियां हैं लोकसभा चुनावों के बाद में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर जेडीयू के लिए बड़ी अनुकूल हैं और जेडीयू के भीतर लोग मानते हैं कि एक अलग तरह का उत्साह है। एक साल बाद चुनाव है बिहार में, संशय ये रहता है कि जेडीयू बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। सवाल ये भी है कि जेडीयू अपने आप को मजबूत करने के लिए जो समीकरण नीतीश कुमार का है सोशल इंजीनियरिंग का, उसको और बढ़ाने के लिए जाहिर है कि उसका जो पहला टारगेट होगा आरजेडी होगा। आरजेडी को तोड़ करके अपने को मजबूत करने और बीजेपी के साथ चलने या नहीं चलने, इन दोनों स्थितियों में आपके सामने दो पार्ट हैं। इन दोनों पार्टों में से आरजेडी जेडीयू बीच से गुजर रही है। चुनावों के दौरान जेडीयू को लेकर के आम आदमी क्या राय बनाए? वो आरजेडी को तोड़कर अपने आप को मजबूत करेगी, बीजेपी के साथ चलेगी, या फिर बीजेपी के साथ नहीं चलेगी या शर्तों के साथ चलेगी? देखिए, सबसे पहले तो अभी हम 30 सीट पर चुनाव जीते हैं, कुछ एक सीटों पर हमारी हार हुई है। ये हमारे लिए चिंता का भी विषय है और पार्टी ने संगठन में बदलाव भी निश्चित किया है। अब महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमारी समस्या कंफ्यूजन वहां खत्म हो गया। अब है कि हमको चुनाव लड़ना है। 173 सीटों पर हमारे, जहां तक हमको याद है, मेमोरी में है, हम लोग आगे हैं। बिहार में जो लोकसभा चुनाव 173 सीट पर एनडीए आगे है, तो एनडीए का कुनबा बढ़े, यह तो हमारी मानसिकता होगी, हमारी सोच होगी कि इसको कुनबा को और बढ़ाए। और जो सोशल इंजीनियरिंग, केवल मेरा सोशल इंजीनियरिंग नहीं होता है, हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहते हैं। आप देखे हुए कि आज माननीय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया कि हर एक 200 किलोमीटर पर हम एयरपोर्ट बनाएंगे, इसे हर घर बिजली पहुंचाए, हर खेत तक पानी पहुंचाने की, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, वो भी कार्यरूप क्वालिटी स्वरूप दिया जा रहा है। तो जो टारगेटेड हमारा काम है, उस काम को, जैसे 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम करवा रहे हैं, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करवा रहे हैं, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, IIM खुल गया बोधगया में। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो मानव विकास समाज का विभिन्न समुदाय का है, उसको भी केंद्रित करते हुए डेवलपमेंट ओरिएंटेड सोशल इंजीनियरिंग, ये हमारी प्राथमिकता आते हैं। ठीक है नीरज जी, दायरे में ठीक, जो लोग ठीक। आएंगे वो आएंगे, उनका स्वागत होगा। ठीक है प्रियंका, जब कभी भी कोई सत्ता में पार्टी होती है, दल होता है, तो उसके पास इस बात की गुंजाइश होती है कि जनता के हक में कुछ बड़े फैसले कर पाए, अपने जरिए कुछ बेहतर कर पाने को साबित कर पाए लोगों के बीच में। और जेडीयू बीजेपी के पास अब ये गुंजाइश है, केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी। विपक्ष में जो पार्टी होती है उसके पास भी एक गुंजाइश होती है कि वो एंटी इनकम्बेंसी माहौल को भुना सके अपने हक में, और सरकार के खिलाफ वो अपने आप को लामबंद करके उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर सके। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, इन दोनों की जोड़ी बिहार में एक मजबूत कॉम्बिनेशन के तौर पर देखी जाती रही है। 2015 के बाद, 17 से मैं मान के चलता हूँ 24 तक ये वैसे ही चलता रहा है। आरजेडी के पास अगले साल भर के भीतर ऐसा क्या एजेंडा है, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है कि इस कॉम्बिनेशन को वो मात दे सके? देखिए, हमें एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जितना हमें 17 महीने का एकदम शॉर्ट सा टर्म पीरियड मिला, उसी टाइम पीरियड के दौरान में हमने 5 लाख नौकरियां दी, साथ ही साथ हमने वो जातिगत तो सर्वे मुख्यमंत्री कराया, नीतीश कुमार हमने थे। सामाजिक और आर्थिक नीरज ये भी न्याय बोले हैं दोनों कि किया। मुख्यमंत्री का फैसला होता है नौकरी देने का। नीतीश कुमार तो उस समय ये भी कह रहे थे, जब तेजस्वी जी बोले 2020 के चुनाव में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तब नीतीश कुमार जी कह रहे थे ना, पैसा कहाँ से लाओगे? नहीं तो अभी तो तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री 17 कहते हैं ना महीने में वो करके कि साल दिखाया। भर के भीतर 12 लाख विभाग नौकरियां और हमारा देंगे। था, विभाग हमारा था, विजन हमारा था। इतने दिनों से, इतने 17 सालों से क्या राजद ने इनका हाथ बांध के छोड़ा था कि ये बीपीएससी के थ्रू टीचर्स की बहाली नहीं निकाल पाए? आपको मैं एकदम नॉर्मल सा आंकड़ा देती हूँ। परसों का इंडियन एक्सप्रेस तक खबर है कि 2016 से 2022 के बीच में बिहार में इन्वेस्टमेंट आया है मात्र 2,500 करोड़, और इसी 2 साल के अंतराल में, जो 10 अगस्त से हमारा कार्यकाल शुरू होता है 28 जनवरी 2024 तक, उसके बीच में बिहार में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। किसका विभाग था? इंडस्ट्रीज, हमारा। तो हमने जनता को करके दिखाया है, तो इसलिए हम इसी मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। हमें हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं करना है,
हमने एक सफल राजनीति का एक बहुत अच्छा एजेंडा सेट किया है, जो राजनीति होनी चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान पे हम उसी मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को हमने करके दिखाया। जनता हमें मौका जरूर देगी। ठीक है नीरज जी, अगर आपको कुछ कहना हो, चूंकि अब विदा लेने का समय आ गया आप लोगों से, प्रियंका ने अपनी बात रखी है। नहीं, बिल्कुल कहना भी चाहिए। उनको स्मरण दिला जी, विधान परिषद की प्रोसीडिंग निकाल ले और माननीय सुनील सिंह जी जिनकी सदस्यता गई, जनाब शाहनवाज हुसैन को कहा था कि अगर आप 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में ला दीजिएगा तो आपके घर में हम बर्तन मांगेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, निकाल करके आप भी यूट्यूब पर देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अरे भाई, आप नौकरी के बदले जमीन लेने का ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा है, लेकिन नौकरी अगर आपने दिया ठीक, तो पुलिस में बेटियों की भागीदारी ये आपने राजनीति की है। में आप यही करते देश में- रहिए, हमारा देश में फोकस जीविका एकदम दीदी पॉजिटिव नंबर 1 राजनीति हुआ। पे हम उसी पर रखेंगे। आप राजनीति वर्तमान में नहीं जिइए, अपनी आप बात भविष्य को में नहीं, आप रखने के भूतकाल में लिए जिइए। हम कुछ भविष्य तथ्य की तरफ साथ फोकस कर लिए करें। जाते हैं ताकि बात कन्विंसिंग लगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय आपका भी, रितेश आपका भी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बिहार में बहुत कुछ है जो लगातार चल रहा है। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर जन सुराज के जरिए, और उथल पुथल इतनी ज़्यादा रोज़ाना है कि कभी भी कोई भी बड़ी खबर आप तक आ सकती है कि फलां पार्टी में फलां हो गया, फलां नेता फलां से फलां चला गया। समीकरण को अपने मुताबिक साधने की हर मुमकिन कोशिश वहाँ की जा रही है। और हरियाणा, चूंकि अब तो यहाँ चुनाव है, तो यहाँ भी सियासी बाजी चल रही है, बिसात बिछी हुई है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, मगर कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों की कोई लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। कारण यह है कि वेट कर रही है। वेट किसका? आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में उतरने के बजाय कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने पर ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों, उसमें आम आदमी पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी भी है, को कुछ सीटें देने पर विचार कर रही है। दावा यह है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीटें मांगी हैं, और तर्क ये है कि चूंकि वहां के 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट हम लड़े, तो जाहिर है कि हमको 9 सीटें आती हैं विधानसभा की एक लोकसभा पर, तो 9 के बदले आप 10 सीटें हमें दे दीजिए। तो एक लोकसभा सीट पर पार्टी चुनाव लड़ी थी, इसी फॉर्मूले के आधार पर विधानसभा में भी वो चाहती है कि आप 9 सीटें 10 सीटें आप दे दें। इसी तरह से कांग्रेस बाकी सारी सीटों पर लड़ जाए। अगर कांग्रेस की मानूं तो कांग्रेस के अंदर खाने से खबर यह है कि कांग्रेस 7 से 8 सीटें देने पर राजी है, और एक सीट वो समाजवादी पार्टी को भी दे सकती है। मेरी अपनी राय ये बनती है कि कांग्रेस को वो 8 से 9 सीट दे सकती है, एक सीट समाजवादी पार्टी, कुल मिला के 10 सीटें सहयोगी दलों को कांग्रेस अलग करके दे सकती है। 80 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को लागू करने पर जोर दे रही है, जो हमने आपको कहा है। अब 2024 लोकसभा चुनाव, दिल्ली आइए। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी ने 8 सीटें ले ली, क्योंकि हमने एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा साथ में, तो उस लोकसभा के दायरे में जितनी सीटें 9 आती हैं, चलिए आपने 9 नहीं दे दी तो 8 दे दी। अगर दिल्ली फिर चुनाव होते हैं, जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, तो 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 का। तो जाहिर है कांग्रेस कहेगी कि हर लोकसभा में जो सीटें आती हैं 10, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं, तो 3 लोकसभा हम लड़े तो 30 सीटें हमें दे दो, 40 सीटें आप लड़ लो। जाहिर है कि ये मुश्किल कांग्रेस के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए होगी। तो लोकसभा के आधार पर जिस सीट पर आप लड़े, विधानसभा सीटों की मांग करते हैं,
तो आम आदमी पार्टी उस फॉर्मूले को वहाँ तो बना लेगी कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत परेशानी का कारण यह फॉर्मूला बन सकता है। हमारे सहयोगी विपिन परमार हैं, और विपिन चूँकि हरियाणा की बारीक समझ रखते हैं, जैसे नब्ज पे हाथ रखना कहते हैं तो उनकी उंगलियां उस हरियाणा की सियासत की नब्ज पे रहती हैं। विपिन, कांग्रेस आम आदमी पार्टी गुंजाइश कितनी दिख रही है साथ आने की? देखिए, अभी फिलहाल के अगर इक्वेशंस को देखें राणा जी, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर चर्चा जरूर की जा रही है, लेकिन प्रदेश का नेतृत्व नहीं चाहता कि 90 में से 8 भी सीटें, 8 से 9 सीटें भी कम हो। ऐसी परिस्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही पार्टी आला कमान को चेता चुके हैं। उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि गठबंधन का के साथ जो है नहीं जाना चाहिए। आज कैप्टन अजय यादव की ओर से भी कहा गया। वही कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं दिल्ली के, वो लगातार एक बात पर अड़िग बने हुई है पार्टी आलाकमान कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ। केसी वेणुगोपाल की जो राघव चड्ढा और संदीप पाठक के साथ बैठकें हुई हैं, लगातार कांग्रेस जो है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला में आम आदमी पार्टी के खाते में कम सीटें दे रही है, हरियाणा की अगर बात करें तो। अब ऐसी परिस्थिति में गठबंधन को लेकर लगातार लिस्टें भी लेट हो रही हैं, क्योंकि सूचियां अभी तक जारी नहीं की गई है। क्योंकि अगर आप 7 से 8 या 9 सीटों पर गठबंधन करते हैं तो लाजमी सी बात है आप 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर 9 सीटों पर जो है वो गठबंधन होता है तो। अभी कांग्रेस की ओर से 90 सीटों पर मंथन जरूर किया गया है, लेकिन लिस्टें आउट नहीं की गई हैं। इसकी वजह गठबंधन की चर्चा भी है। अब कल जो है वो महत्वपूर्ण बैठक इस मामले में होने जा रही है। अब तमाम इक्वेशंस है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हरियाणा में 10% के हिसाब से, यानी कि लोकसभा में अगर 10 सीटों पर 1 सीट दी जाती है, तो विधानसभा में 90 सीटों पर 10 सीटों की मांग की गई है 10% के हिसाब से। तो ये इक्वेशंस, अगर इस इक्वेशंस पर अगर कांग्रेस जो है वो सुलह के लिए राजी होती है, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब जो है वो बनता नजर आएगा। और तमाम इक्वेशंस को दोनों पार्टियां जो है बड़ी बारीकी के साथ जो है आजमा रही हैं। विपिन दरअसल ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा का प्रदेश स्तर का नेतृत्व है कांग्रेस का, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ के सबसे मजबूत नेता हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके, यानी कांग्रेस अपने हिस्से की सीटें किसी भी दूसरे दल को दे। शायद उनको इस बात का यकीन है कि कांग्रेस के हक में वहाँ माहौल है और कांग्रेस अपने बूते ही चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी कितना डेंट मारेगी, कितना डैमेज करेगी, इस बात का अनुमान लगाने के बाद भी अगर वो राय रखते हैं तो राहुल गांधी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो कोर कमेटी की बैठक हरियाणा को लेकर के हुई थी, इसमें राहुल गांधी थे, केसी वेणुगोपाल थे, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, बावरिया जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। इसमें 2 स्थितियां हैं। आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर आकर के ठहर जाएगी कि हाँ ठीक है, ये 8 सीटें, 9 सीटें, 10 सीटें, और कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व था प्रदेश स्तर का, वो कितनी सीटें देने के बाद भी असंतुष्ट नहीं होगा या फिर अंदर जो है वो नाराज नहीं होगा केंद्रीय नेतृत्व से, चूंकि यह भी एक जो संधि है वो बनी रहनी चाहिए कांग्रेस के भीतर। तो अब वो यक्ष प्रश्न है कि क्या होगा, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं, और आज की तारीख में राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर स्थानीय जो नेतृत्व है उस पर हावी होने की हैसियत में हैं। इसमें सवाल यह है विपिन कि दोनों दल साथ मिलते हैं तो आपका अपना अनुमान, और दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए स्थितियां कैसी बनती हैं? देखिए, कांग्रेस इस समय जो है वो प्रदेश की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार एक मनोबल कांग्रेस पार्टी का बढ़ता दिखाई दिया। 5-5 सीटों पर दोनों दल जो है वो बराबरी पर आकर खड़े हुए। वोट शेयर में चाहे वो विधानसभाओं की जीत की मामले में बात करें तो 44-46 ये आंकड़ा जो है बेहद करीब जो है वो कांग्रेस ले आई। अब ऐसी परिस्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो 75 पार का नारा दे चुके हैं, और ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी को 1 सीट जो दी गई थी, जिसके लिए कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से प्रचार भी किया गया, कुरुक्षेत्र की जो सीट लोकसभा के लिए दी गई थी, उस पर करारी शिकस्त जो है वो देखने को मिली। आम आदमी पार्टी का प्रदेश में हरियाणा की 90 विधानसभाओं में
वो जनाधार जो है वो दिखाई नहीं देता है। इस समय सीधा कॉन्टेस्ट जो हरियाणा में दिखाई दे रहा है राणा जी, वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पार्टी आला कमान के सामने एक बात रखते नजर आ रहे हैं कि 90 की 90 पर अगर हम लड़ते हैं तो सीटों की संख्या जो है वो कम नहीं होगी, और हमारे पास जो है वो जिताऊ उम्मीदवार भी हैं, और हमारे पास वो गणित भी है जिन पर उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। अगर 9 सीटें दी जाती हैं तो मैंने जिस तरीके से पहले कहा कि 81 सीटों पर जो है वो कांग्रेस जो है लिमिटाइज होकर रह जाएगी। अब आम आदमी पार्टी उन 9 सीटों पर कितनी जीत हासिल कर पाती है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र में जनता तय करेगी, लेकिन जनाधार के मामले में अगर बात करें, जब आप ऐलान करते हैं कि हम 90 सीटों पर लड़ेंगे, सुशील गुप्ता प्रभारी हैं लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत प्रभाव से कांग्रेस और दोनों पार्टियों के प्रदेश नेतृत्व की ओर से यह कहा गया कि दोनों दल 90-90 पर लड़ेंगे, यानी कि अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो 90 से 9 तक का सफर क्या आम आदमी पार्टी तय करेगी और क्या कांग्रेस इस सफर में साथ देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। विपिन, में बीजेपी का जो चुनावी समीकरण है कि बीजेपी ने लगभग 2/3 अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, उनकी लिस्ट जारी कर दी है। और जब भी आप लिस्ट जारी करते हैं तो 2-3-4 बार मामलों को लेकर के विवाद रहता है, असंतोष रहता है, ये राजनीति में चलता रहता है। सरकार में बीजेपी ने ओबीसी को अपने हक में करने के लिए एक अलग से कैटेगरी क्रिएट की, 5% उनको आरक्षण का दायरा भी उनका बढ़ाया है। बाकी कई हलकों में पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीतियों को मजबूत करने और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और नेता भी पार्टी के पास हैं, संगठन भी है और उनकी अपनी रणनीति भी है। एक बड़ा फैक्टर है कि आपके पास 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी संगठन, सांगठनिक ढांचा, उसकी तैयारी, सरकार में रहते हुए उसका जो वोट को अपने हक में लाने की कोशिश, और उसके मुकाबले में उसका अपोजिशन कांग्रेस, बीजेपी की जमीन आपको आज की तारीख में कैसी दिखती है? देखिए, क्लोज कॉन्टेस्ट है दोनों पार्टियों की। अगर बात करें, कांग्रेस 2 एज पर दिखाई देती नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से 67 सीटें जो है विधानसभा के उम्मीदवार जो है उतारे गए हैं, जिसके बाद रेपरकशंस भी देखने को मिली और कई नेताओं की ओर से पार्टी छोड़ने का काम किया गया। लेकिन अभी कांग्रेस, जिसके पास तकरीबन 2250 आवेदन, कांग्रेस में जो आवेदकों की सूची थी वो इतनी लंबी थी कि उसको स्क्रूटनाइज कर 90 सीटों तक लाना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको ये लगता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि हवा हमारे साथ है, तो हवा के साथ कई चीजें जो है वो साथ बहने की कोशिश करती हैं, और यही आवेदकों के मामले में देखने को मिला कि 2250 आवेदकों की ओर से कांग्रेस की टिकट के लिए 90 विधानसभाओं पर आवेदन भेजे गए। अब उसे स्क्रूटनाइज तो कर लिया गया है, लेकिन लाजमी सी बात है राणा जी, जब टिकट 90 को मिलेगा तो बाकी के जो लोग बचते हैं, यानी कि 2150 और 60 के करीब जो लोग बचेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा? जब आप ग्राउंड स्तर पर बात करते हैं तो ये रेपरकशंस कांग्रेस को भी झेलनी पड़ेंगी। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उम्मीदवारियां दी गई हैं, उस पर दावा जरूर ये किया जा रहा है कि सर्वेज के आधार पर, पॉजिटिव नेगेटिव का सर्वे जो करवाया गया, उसके आधार पर जन लोकप्रियता को देखते हुए जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट्स दिया गया है। ज्यादातर लोग रिटेन किए गए हैं। कुल 9 विधायकों का मौजूदा विधायकों के, मंत्रियों के टिकट काटने का काम किया गया है, और तमाम तबकों को रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया है। ओबीसी का आपने जिक्र किया, इसी के साथ साथ ब्राह्मण, राजपूत, सिख, जाट, तमाम कम्युनिटीज जो हरियाणा की सियासत से बिलोंग रखती हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन जो है 67 की सूची में दिया गया है, और 23 की सूची अभी आनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सूची आने के बाद जो है तस्वीर पूरी तरह से साफ होती नजर आएगी कि हरियाणा की सियासत में कैसी बहार जो है, बिहार ये लड़ाई कहां आकर के टिकती है और कितना कांटे का मुकाबला हो सकता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से 5-5 सीटों पर बाजी बराबर रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और कहा यह जाता है कि दोनों के बीच में, जो विपिन हमारे कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है। चुनाव में अनुमान अपना लगाया जाता है, लेकिन वोट जनता करती है, और नतीजा जब आता है तो कई बार अनुमान धराशायी हो जाते हैं। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तो छत्तीसगढ़ में तो कहा गया कि बीजेपी को तो दूर दूर तक बहुमत आने का कोई अनुमान ही नहीं है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी पीछे ही थी, ना कि आगे थी, लेकिन नतीजे बदल गए थे, वो जनादेश था। हरियाणा की जनता जो है वो जनादेश क्या देती है, ये लड़ाई अभी जारी है। उम्मीदवारों के जैसे अनाउंसमेंट होते चले जाएंगे, प्रचार चलना शुरू हो जाएगा,
उसके बाद वोट और वोट के बाद नतीजे। तो ये भारतीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारा काम सिर्फ ये होता है कि जो स्थितियां हैं हम आपके सामने रखें, जो मुद्दे हैं आपके सामने रखें, और फिर नतीजे जैसे होते हैं उनको हम एनालाइज कर पाएं कि इन नतीजों के पीछे के कारण क्या क्या रहे होंगे। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है।